आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के पहले वीडियो में जहां पर हमने केमिकल इक्वेशंस पे बात किया था, वहां पर मैंने आपसे वादा किया था कि वहां तो हमने कुछ सॉल्व किया ही था, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया था और फिर बाद में मैं आपको कुछ और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाऊंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था, तो वही वादा मैं आपसे निभा रहा हूं। तो पहला जो इक्वेशन है ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। सिंपल से हम लोग शुरू करेंगे, फिर आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे बात करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें याद रखना होता है। जैसे कि पहली बात तो यह है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट का, जैसे यहां पर हाइड्रोजन, दो एलिमेंट्स है, यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और पानी बन रहा है। तो एलिमेंट यहां पर दो है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको यह याद रखना है कि हर एक एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में ये सेम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये सेम है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स इस साइड में दो है, क्योंकि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है ये, और यहां पर इस साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है ये एक है। तो आपको ये याद रखना है, बैलेंस करने के लिए हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम होगा। चूंकि यहां ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये पहली बात आपको याद रखना है। और हमें करना क्या है जब ऐसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहे, तो बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स पता करना होगा गिवन कंपाउंड या एलिमेंट का। तो यहां पर देखिए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो हमें यह पता करना होगा कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा हाइड्रोजन का, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ऑक्सीजन का, और कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा पानी का। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसे अगर हम सॉल्व करें, बैलेंस करें, तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर 2 आएगा और ये 1 रहेगा। इस 1 को नॉर्मली हम लिखते नहीं है, तो कुछ जब नहीं लिखा हुआ रहता है तो ये 1 को इंडिकेट करता है। हम जरूर इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसका मतलब आप देख लीजिए, 2 नंबर पॉइंट का जो मतलब है वो देख लीजिए। हमें यह पता करना होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा यहां पर बैलेंस करने के लिए। और ये जो मॉलिक्यूल है इसका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, पानी का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, 2 होगा। और यहां पर जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर 1 है और ये बैलेंस हो चुका है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आप ये पाएंगे हाइड्रोजन का 4 एटम है यहां पर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, वैसे 2 मॉलिक्यूल्स है तो 4 एटम हो गया इधर। और यहां भी हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल 4 एटम्स हो गया हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन यहां से बैलेंस्ड हो गया और ऑक्सीजन यहां 1 और यहां 2 है अगर, तो फिर आप ऑक्सीजन के लिए भी देखें, एक पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, वैसे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल 2 एटम्स हो गए यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए और यहां भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। तो ये बैलेंस हो गया। तो सेकंड नंबर पॉइंट का मतलब यही है कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है गिवन कंपाउंड या एलिमेंट का। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो जैसे कि हमने देखा कि बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहां पर कुछ नंबर इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था, यहां 2 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा। उन नंबर्स को हमें पता करना है। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। चलिए, यहां मैंने ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया और यहां सी लिख दिया। ए, बी और सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा, 1 2 3 4 व्हाटएवर जो भी है वो वैल्यू निकल के आएगा। और उन वैल्यूज को ए, बी और सी को सॉल्व करने के बाद उन वैल्यूज को ए, बी और सी के जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देगा। अब जैसे कि हमने बात किया था कि हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम होना चाहिए, तो अगर हम हाइड्रोजन को पहले कंसीडर करें, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ए। ठीक है, मतलब a इंटू 2,
2a हो गया नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का। अब अगर आप राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 2c। सो 2c हमें पता है हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के लिए ये 2a और 2c दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि 2a बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन रिएक्टेंट वाले साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स, और 2c बता रहा है प्रोडक्ट वाले साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को सेम होना चाहिए। चलिए हमने बराबर कर दिया। इस इक्वेशन को वैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू सी। a इज इक्वल टू सी 2 से डिवाइड कर दे इक्वेशन के दोनों साइड को तो क्या होगा, ये a बन जाएगा और ये c बन जाएगा। a इज इक्वल टू सी। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स, इसे अगर हम बैलेंस करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2b, और राइट हैंड साइड में आप देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा c, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, c नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल c एटम्स हो जाएगा ऑक्सीजन का। ये दोनों भी बराबर होना है इन दोनों को भी, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वेशन के दोनों साइड में सेम होना होगा, तो इसे भी बराबर होना होगा। 2b इज इक्वल टू सी। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है, a इज इक्वल टू सी और 2b इज इक्वल टू सी। अब हमें क्या करना है, ए बी या सी जो भी वेरिएबल्स हमने अज्यूम किया है उनमें से किसी एक का वैल्यू हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। किसी का भी वैल्यू आप 1 अज्यूम कर ले और फिर बाकी का वैल्यू पता कर ले। यहां पर देखिए सी को भी हम 1 मान सकते हैं, ए को भी 1 मान सकते हैं, 2 को भी, बी को भी 1 मान सकते हैं, किसी को भी 1 मान सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए अगर a को 1 मानेंगे तो a से c का वैल्यू निकलेगा, फिर c से b का वैल्यू मिलेगा। अगर हम b का वैल्यू 1 अज्यूम करते हैं तो यहां 2b से c का वैल्यू निकलेगा और फिर c से a का वैल्यू निकलेगा। उसी तरह से आप किसी का भी वैल्यू 1 मान सकते हैं। चलिए यहां पर मैं b का वैल्यू 1 मान लेता हूं। लेट b इज इक्वल टू 1। b को 1 मानते साथ क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन से 2b इज इक्वल टू सी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 2b, और b का वैल्यू चूंकि 1 है, 2 इंटू b का वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू निकल के आएगा 2। और c का वैल्यू 2 आते साथ यहां पहले वाले इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं, चूंकि a इज इक्वल टू सी और c का वैल्यू 2 है तो a इज इक्वल टू 2। तो यहां हमें b का वैल्यू मिला, c का वैल्यू मिला और a का वैल्यू मिला। इन वैल्यूज को जब हम a, b और c के जगह पे पुट करेंगे, a, b और c के जगह पे पुट करेंगे तो उस समय ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। a के जगह पे 2 और b के जगह पे 1 को तो हम लिखते नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और c के जगह पे भी 2। तो ये जो इक्वेशन है ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया है। तो इस तरह से अलजेब्रिक मेथड से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, इसे भी हमें बैलेंस करना है। ये भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर a, b, c और यहां पर d लिख देंगे। अब इन वैल्यूज को हमें पता करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो बेरियम है, बेरियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स होगा a और राइट हैंड साइड में बेरियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स होगा c। तो a और c बराबर होना है। अब आता है क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 2a और राइट हैंड साइड में हमें नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा d। क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ एटम्स d होगा। अब आता है हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे जब हम, तो देखिए हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2b नंबर ऑफ एटम्स है, 2b, और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का है d। ओके, d। अब है सल्फर और ऑक्सीजन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सल्फर और ऑक्सीजन को देखें तो ये सल्फेट के फॉर्म में है, SO4 के फॉर्म में है, यहां भी आपको वो SO4 के फॉर्म में ही मिल रहा है। और ध्यान दें सल्फर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि सल्फर यहां पर है या फिर यहां पर है। सल्फर सिर्फ इस जगह पे है, यहां पर है और सिर्फ इस जगह पे है, और वो SO4 के फॉर्म में ही है, सल्फेट के फॉर्म में ही है। और ऑक्सीजन भी सल्फेट के फॉर्म में ही है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर प्लस, यहां पर कहीं प्लस O2 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है।
वेल तो इसका मतलब अगर हम लोग सल्फेट को एक साथ कंसीडर करें तो भी चलेगा। सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग कंसीडर ना करके सल्फेट को हम एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। अगर सल्फर या ऑक्सीजन कहीं और जगह पे अपीयर करे इंडिपेंडेंटली, सल्फेट के फॉर्म में नहीं बल्कि मे बी H2O के फॉर्म में हो गया, O2 के फॉर्म में हो गया, अगर इस तरह से वो एग्जिस्ट करे तो वैसे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहने से हम लोग सल्फेट को अलग से ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। वहां पर हमें सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग ट्रीट करना होगा। ये किसी भी आयन के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी भी पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर उसका हर एक एटम सिर्फ एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहे, एक ही फॉर्म में रहे, जैसे यहां सल्फेट के फॉर्म में है, तब हम उसे इस तरह से एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। वेल सल्फेट आयन को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में B नंबर ऑफ सल्फेट आयंस है और राइट हैंड साइड में C नंबर ऑफ सल्फेट आयंस है। ठीक है, हमें 4 इक्वेशन यहां पर मिल गया और कोई इक्वेशन बनेगा नहीं। अब आप यहां से गौर करें, हमें A B C D इनका वैल्यूज जो है ये पता करना है। आप किसी का भी वैल्यू कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं। A का वैल्यू कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं, B का वैल्यू कंसीडर करके, C का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू कंसीडर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वेल यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, A का वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं। लेट A इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लिया हमने इसे। वेल अब A का वैल्यू 1 कंसीडर करते साथ C का वैल्यू निकल के आया 1। C का वैल्यू निकल के आया 1। जैसे ही C का वैल्यू निकल के आया 1 फर्स्ट इक्वेशन से, वैसे ही आप देखिए फोर्थ इक्वेशन से आपको B का वैल्यू मिलेगा। B इज इक्वल टू C, सो B का वैल्यू भी मिल गया 1। अब आप गौर करें, A का वैल्यू आपके पास है, B का वैल्यू आपके पास है, चाहे आप ये वाला इक्वेशन यूज करें या फिर ये वाला इक्वेशन यूज करें, आपको D का वैल्यू मिल जाएगा। D इज इक्वल टू या तो 2B माने या फिर 2A माने, दोनों में से कोई भी मान ले, क्योंकि A और B का वैल्यू सेम है, A और B का वैल्यू 1 निकल के आया है, तो दोनों में से किसी का भी वैल्यू आप कंसीडर करें या दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को आप कंसीडर करें, आपको D का वैल्यू मिल जाएगा और वो होगा 2 into 1। 2 into 1 is 2। 2 into 1 is 2। वेल A B C D तो हमें मिल गया। अब इन वैल्यूज को हमें यहां पर पुट करना है, इन वैल्यूज को हमें यहां पर पुट करना है। सबसे पहले A का वैल्यू 1 को तो लिखते नहीं हम, B का वैल्यू 1 उसे भी हम नहीं लिखेंगे, C का वैल्यू 1 उसे भी नहीं लिखेंगे, D का वैल्यू 2 तो ये 2, और ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखे NO3, चलिए उस पर हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल तो सबसे पहला काम कर लेते हैं A B C और यहां पर D। ABCD हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन के लिए। ओके, हाइड्रोजन के लिए जब हम बैलेंस करेंगे उस समय हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स आप देखिए कितना होगा। यहां से A नंबर ऑफ एटम है और यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। OH होल 2 का मतलब है ये जो OH है ये 2 बार है, एक कैल्शियम के साथ 2 OH लगा हुआ है। तो आप गौर करें, एक मॉलिक्यूल में, इस वाले एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर B हुआ तो इस पार्ट में 2B नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो इस पार्ट से हमें A नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिला है और यहां से इस वाले पार्ट से 2B नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मिला है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए, A प्लस 2B लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा 2D, सो 2D ये बराबर होगा। अब आते हैं N नाइट्रोजन पे। यहां पर भी आपको लग सकता है कि ये जो NO3 है इसे हम एक ग्रुप की तरह कंसीडर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहां NO3 है और यहां भी NO3 है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं इस बार, क्योंकि NO3 का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां भी है ऑक्सीजन, यहां भी है। तो इस बार हम NO3 को एक ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग ट्रीट
करना होगा। नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखें तो इस साइड में आपको मिलेगा A नंबर ऑफ एटम्स, और इस साइड में आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा 2C। 2C क्यों? क्योंकि NO3 जो है यही 2 बार है एक मॉलिक्यूल में, और C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एटम का नंबर हो गया 2, क्योंकि NO3 2 बार है, एक कैल्शियम और 2 NO3 है एक मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में 2 हो गया, और C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में जो होगा वो होगा 2C। सो 2C। वेल, ये दोनों बराबर होगा। नाइट्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहां से देखे 3A नंबर ऑफ एटम्स, और यहां से देखे 2, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, और B नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो +2B। वेल, ये तो ऑक्सीजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखे, यहां पर O3 फिर 2 है, मतलब NO3 2 बार है, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 6 हो गया, 3 × 2 6। 6 नंबर ऑफ एटम्स हो गया एक मॉलिक्यूल में, और C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 6C ऑक्सीजन एटम्स हो गया। यहां पर इस पार्ट से मिल गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहां से ऑक्सीजन एटम देखे, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम, D नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सो D ऑक्सीजन एटम हो गया, तो +D, और ये दोनों बराबर होगा। ऑक्सीजन को हमने कर दिया बैलेंस। अब कैल्शियम के लिए आप देखें B हो गया इस तरफ, B नंबर ऑफ एटम्स, और इस तरफ C नंबर ऑफ एटम्स हो गया। वेल, हो गए सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, यही सब यहां पर है इस इक्वेशन में। अब यहां पर हमें A, B, C या D के वैल्यू को 1 मानते हुए आगे बढ़ना होगा। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं A का वैल्यू 1 मानता हूं तो हमें C का वैल्यू मिल जाएगा, C के वैल्यू से यहां पर B का वैल्यू मिल जाएगा, और A और B के वैल्यू से हमें D का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं C के वैल्यू को 1 मानूं तो फिर A का वैल्यू निकल के आएगा 2, और B का वैल्यू निकल के आएगा 1, इसी तरह से D का भी एक वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, C का वैल्यू 1 न मान के A का वैल्यू को 1 मान रहा हूं। इसके पीछे एक कारण है। कभी कभार आप जब सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को, तो हो सकता है कि आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू फ्रैक्शन में निकल के आए। उसी को प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहां पर C का वैल्यू 1 न मान के, C का वैल्यू अगर 1 मानते तो आसान होता, C का वैल्यू 1 न मानकर मैं A का वैल्यू को 1 मान रहा हूं। वेल, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही A का वैल्यू हमने 1 माना, वैसे ही C का वैल्यू निकल के आएगा A डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज हाफ, और उसी से B का वैल्यू यहां से निकल के आएगा। चूंकि B इज इक्वल टू C, तो B का भी वैल्यू निकल के आएगा हाफ। वेल, अभी हमें क्या करना है, D का वैल्यू को पता करना है। तो यहां से देखिए ये 2D है, 2D, सो हम कहेंगे 2D, यहां पर मैं लिखता हूं, इसे सॉल्व करता हूं, बिकॉज 2D इज इक्वल टू A प्लस 2B। तो यहां से A का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, और B का वैल्यू चूंकि हाफ है, 2 इंटू हाफ इज 1, सो +1, तो ये बन गया 2। सो 2D इज इक्वल टू 2, तो यहां से हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1। सो यहां पर मैं उसे लिख देता हूं, D इज इक्वल टू 1। तो इन वैल्यूज को जब हम यहां पर पुट करेंगे A, B, C और D के जगह पे, तो A के जगह पे हम यहां पर लिखेंगे 1, और B के जगह पे यहां पर हाफ, C के जगह पे हम लिखेंगे हाफ, और D के जगह पे हम लिखेंगे 1। लेकिन हम इस तरह का फ्रैक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं मॉलिक्यूल से पहले, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होल नंबर में होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। सो डिनोमिनेटर के 2 को हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डिनोमिनेटर वाला 2 यहां से चला जाएगा। वेल, पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
2 से, मतलब यहां इस 1 के जगह पे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। मैं पहले लिख दूं, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 1 इंटू 2 2 हो गया, और फिर हाफ इंटू 2 ये बन जाएगा, हाफ इंटू 2 बन जाएगा 1, फिर से यहां हाफ इंटू 2 ये बन जाएगा 1, हाफ इंटू 2 यहां भी 1 बन जाएगा, वैसे 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, और यहां पर 1 इंटू 2 ये बन जाएगा 2, सो 1 इंटू 2 ये बन जाएगा 2। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 इज इक्वल टू, या ये हमें प्रोडक्ट के तौर पे देगा CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। तो इस तरह से हमने इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।